Italian scholar and historian Umberto Eco is known throughout the world for his novels, The Name of the Rose and Foucault's Pendulum. The word date line, Yeah. and really, if you fly over this date line, you were one moment before on Monday, and you and you are on Tuesday, or vice versa. You know that at that point there are people that enjoy to make twice the New Year Eve, for instance, because they cross the line. Right. Hello, welcome to the episode of The Interview by Christopher Sylvester. In the previous episode, we understood how the interviews are considered immoral, they are considered thumbprints on a windpipe. Another writer feels that they cast their reputation down, उनकी reputation खराब कर देते हैं, उनके लिए गला दबाने के समान होते हैं, है ना? So, interviews are very, very tough, very challenging, and people don't like to be interviewed very often because personal questions, tough in the sense truth is asked. सच्चाई पूछी जाती है, इसलिए उनको ये सच्चाई पसंद नहीं आती है. ये बहुत ही उनके लिए खतरनाक साबित हो जाती है. So in the next second part, a very famous writer Umberto Eco, ठीक है, उनको इंटरव्यू किया जा रहा है. इस इंटरव्यू का ये पार्ट है कि इंटरव्यू देखिए कैसे एक्चुअली होता है. ठीक है, द इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभन है, जो कि द हिंदू, इंडिया का वन ऑफ द फेमस लीडिंग न्यूज़पेपर्स पब्लिश फ्रॉम सदर्न इंडिया. जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने वाले हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन, आईएएस, आईपीएस, वो इसको ही पढ़ते हैं क्योंकि सबसे अच्छी स्टैंडर्ड वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन, डिबेट्स is published in this newspaper. So without wasting much time, let's see how this interview goes. Umberto Eco का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके एक्सर्प्ट्स हैं ये, यानी कि उसका एक एक्सट्रैक्ट है. पूरा इंटरव्यू नहीं छपा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स छपे हुए. तो Umberto Eco क्या कहते हैं? आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज. तो मतलब उनका क्या है कि संडे क्या होता है? खाली दिन होता है. ठीक है, तो वो कहते हैं मैं खाली दिनों में अपना नॉवल लिखने का काम करता हूँ, खाली नहीं बैठता हूँ. The following is an extract from interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from the Hindu. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. तो ये सारे टॉपिक्स पे वो साइंस की स्टडी पर और लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो बुक्स है लिटरेचर की, अलग अलग देशों की, अलग अलग राइटर्स की, को इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं व्हाट दे टॉक अबाउट. लेकिन अब उन्होंने फिक्शन पे लिखना शुरू कर दिया है, न्यूज द राइटिंग्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, ये सारे उन्होंने लिखे हैं. रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग. तो बहुत लार्ज आउटपुट है, हर तरीके की ये किताबें उन्होंने लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, बच्चों की किताबें लिखी हैं. ठीक है, तो ये जो रेंज है ऑफ राइटिंग स्किल्स इज क्वाइट लार्ज. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with publication of The Name of the Rose. तो इनकी जो ये नेम ऑफ द रोज किताब थी, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, इसीलिए इनका इंटरव्यू लिया गया, which sold more than 10 million copies. So here goes the interview. What is being asked in this interview to Umberto Eco? तो आइए देखते हैं. मुकुंद, the English novelist, जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, the English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. तो उन्होंने कहा था कि जरूर एक राइटर या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पॉपुलैरिटी और सक्सेस को हजम नहीं कर पाता, is not able to accept it, be a little jealous. So डेविड लॉज ने कहा था कि वो कैसे ऐसे मैनेज कर लेते हैं Umberto Eco के लिए, ये समथिंग ए सीक्रेट. तो उन्होंने ये बात क्यों कही? ताकि इंटरव्यू में उनसे ये बात पूछी जाए. ठीक है, द सीक्रेट माइट कम आउट. Umberto Eco ने क्या जवाब दिया? Maybe I give the impression of doing many things,
बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। तो उन्होंने कहा लगता है कि मैं बहुत अलग अलग चीजें करता हूँ, लेकिन करता क्या मैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज करता हूँ। क्या मतलब? that he is writing actually. He is writing different kinds of things. Mostly क्या होते हैं लोग, या तो साइंटिफिक फिक्शंस के राइटर्स होते हैं, जैसे जो जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर बुक्स लिखी, जो सारी साइंटिफिक फिक्शन ही तो है, इमेजिनेशन है, ठीक है। अरुंधति रॉय हु इज सोशोलॉजिस्ट, सोशल राइटर है, सोसाइटी बेस्ड प्रॉब्लम्स पर लिखती हैं। ब्रोकन रिपब्लिक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इंडिया की कंडीशंस के बारे में उन्होंने लिखी है। अभी उनकी रिसेंट में भी एक बुक पब्लिश हुई है, ठीक है। तो वो इंडिया की सोसाइटी के बारे में लिखती हैं। प्रेमचंद जैसे थे हमारे हिंदी के पॉपुलर पॉपुलर राइटर, वो समाज के ऊपर लिखते थे कहानियां। तो एक जनरे होता है किसी पर्टिकुलर राइटर का। अम्बर्तो इको का क्या था? वेरिएशन था। वो बच्चों की कहानियां भी लिख देते थे, एसेज भी लिख लेते थे, ट्रैवलॉग भी लिख लेते थे, एकेडमिक एसेज भी लिखते थे, फिक्शन भी लिखते थे। इसलिए द अदर राइटर्स वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस। उनको इस बात को हजम नहीं कर पाते थे। विच इज, मुकुंद ने पूछा वो क्या है? Now that is more difficult to explain. I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace. You see, the same bunch of ethical philosophical interests. So कह रहे हैं मैं, मेरी किताबें कुछ समाज को एक दर्शन देती हैं. Means they make the society think about the consequences of doing positive things in life. अच्छी चीजें करने से क्या लाभ होती है। तो मेरी बच्चों की किताबों में भी इसी तरीके की हॉबीज होती हैं, इसी तरीके की थीम्स होती हैं, नॉट हॉबीज एक्चुअली, थीम्स होती हैं जहां पर कुछ सिखाया जा रहा है। And then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe, eliminate the empty spaces in all that atom? तो कहते हैं जो साइंस में पढ़ते हैं ना, हर एटम के बीच में एक स्पेस है जिससे कोई भी चीज बनी है, या यूनिवर्स में एम्प्टी स्पेस है। एवरीवेयर देयर इज एम्प्टीनेस। एम्प्टी स्पेस मींस द टाइम between doing something, between my going to office, there is a time in between from home to office, है ना, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम टू होम टू रेस्टोरेंट, ये कहीं भी जाने का, कुछ काम करने के बीच में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में जो गैप है, टाइम गैप, दैट ही इज टॉकिंग अबाउट between doing two different things. The universe will become as big as my fist. तो कह रहे हैं अगर ये सारी स्पेसेस कम कर दी जाए तो ये मुट्ठी के बराबर हो जाएगा यूनिवर्स, यानी कि स्पेसेस खत्म हो जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. तो उन्होंने उसको क्या एक वर्ड दिया है? interstices. इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने उसको क्या नाम दिया? interstices नाम दिया है। Say you are coming over to my place. You are in an elevator and while you are coming up, I am waiting for you. तो कहते हैं एग्जाम्पल दिया कि जैसे तुम मेरे पास आ रहे हो, मेरे घर आ रहे हो, और तुम एलिवेटर में हो, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टिस, एन एम्प्टी स्पेस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस। तो कह रहे हैं मुझे ये वक्त मिल गया है, मैंने इसमें कुछ काम कर लिया, मैंने उसमें कुछ लिख लिया, कुछ आर्टिकल लिख लिया, कुछ आइडिया सोच लिया बैठकर, जितनी बीच में तुम आ रहे हो। सो दिस इज, एंड आई पेन इट डाउन एंड राइट। दिस इज हाउ आई वर्क. That's why I am able to produce so many things, because I constantly keep thinking. तो किसी चीज पर permanent सोचते रहने से we get different ideas, isn't it? If we are concentrated towards an effort, what the writer wants to say, कि अगर हम किसी effort पे concentrate कर रहे हैं, किसी चीज पे plan कर रहे हैं, और अगर हम सोचते रहे, we keep on thinking and thinking and thinking, we get different ideas. While waiting for your elevator to come up from the first to third, I have already written an article. ये जब तक आप आएंगे तब तक मैं आर्टिकल लिख चुका हूँगा। This is the beauty of it. Mukund says, not everyone can do that. Of course, your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonal and often dry and boring. तो कह रहे हैं लेकिन ये आपकी किताब बेहतर है पहले से, इसमें पर्सनल एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली व्हेन द राइटर इन्वॉल्व समथिंग पर्सनल, जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू में जब किसी पर्सन से, कोहली से या एलन मस्क से, या जो वो कैरेक्टर था, जब उससे उसकी ही बात पूछी जाएगी तो इंटरव्यूज इंटरेस्टिंग हो जाएंगे।
और अगर हमेशा दूसरे की ही बात पूछी जाएगी तो इंटरव्यूज विल बिकम बोरिंग. व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम द पर्सन हु इज बीइंग इंटरव्यूड विल नॉट लाइक टू आंसर. वो आंसर नहीं करना चाहेगा, तो वो ड्राई और बोरिंग हो जाएंगे. तो कुछ अच्छी बात बताई कि कैसे मैं बचपन में करता था, जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है उसने बताया कि कैसे सक्सेस मिली मुझे. तो आप सुनने में इंटरेस्ट रखेंगे, उससे कुछ सीखेंगे. यू विल गेट इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, इजंट इट? Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कोई इनफॉर्मल अप्रोच अडॉप्ट की थी या ये आपकी नेचुरल हैबिट हो गई, या आपको आइडिया आते जाते हैं और आप बीच बीच में काम करते जाते हैं. What does the writer say? When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of certain subjects, then they make a lot of false hypotheses. Then they correct them, and at the end, they put the conclusions. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. तो प्रोफेसर ने उनसे क्या बताया कि मोस्टली जो लोग बच्चे आते हैं या स्कॉलर्स आते हैं जो सीखते हैं, वो सब्जेक्ट सीखने के बाद गलत आइडिया या उसके बारे में कुछ लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसको सही करते हैं जब उनको बताया जाता है, फिर उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं. मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी बताया, पूरी डिटेल लिखी अपनी डिसर्टेशन में, कैसे कैसे मुझे आइडिया मिले. सपोज रोबोटिक्स पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेयर आई गॉट द आइडिया फ्रॉम, which materials did I search, which library did I go, which book I sought after, to collect the ideas, and I mentioned everything in detail. सारी कुछ उसमें ही था. So this became different. ठीक है. और ट्रायल्स और एरर्स कि इसको सीखने में क्या गलतियां हुई, कैसे मैंने सुधारा. एवरीथिंग आई मेंशन. दिस इज बेटर एस्पेक्ट. So people will come to know how much hard work was put in there. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect. तो मैं डिटेल्स भी लिखता हूँ, इसलिए मेरे एसेस में नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, यानी कि मैं एक कहानी की तरीके से चीजें बताता हूँ, तो लोगों को इंटरेस्ट भी आता है सुनने में, पढ़ने में. And this is why probably I started writing narratives so late at the age of 50 more or less. इसीलिए इतने दिनों बाद मैंने लाइफ से सीखा कि जो कहानी के फॉर्म में जो सिंपली एक थियरी के फॉर्म में बताई जाती हैं, rather than those which are told in the form of a narrative tale where some kind of a story is being told behind the thing which I have published, behind the idea. So वो ज़्यादा successful होती है. I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. तो कहते हैं मेरे एक दोस्त थे, वो फ्रस्ट्रेट रहते थे कि वो essayist बन गए, novelist बनना चाहते थे. He wanted to do creative writing one day or the another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. तो कहते हैं एक पर्टिकुलर आइडिया है, अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं या कोई काम, सपोज हम खेल रहे हैं, इंटरव्यू से थोड़ा सा डिबेट करेंगे टॉपिक. सपोज हम खेलते हैं, बचपन में बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ठीक है. When you grow up and if you want to be a sports person, a particular kind of sport you will have to choose, and your mind will start working towards it. Your inclination will be towards a certain kind of a sports. हो सकता है आपका फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो शिफ्ट हो जाएगा अपने आप, आपकी एज के साथ आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, यू वुड बी परफॉर्मिंग मोर एफिशिएंटली. सिमिलरली दिस राइटिंग थिंग्स आल्सो, कि जो लिखता रहता है बराबर, उसका भी एक पर्टिकुलर तरीके का जनरे हो जाता है. उसको कोई नॉवेल्स लिखने लगता है, कोई एसे राइटर बन जाता है, कोई स्टोरी राइटर बन जाता है. सो दिस इज हाउ पीपल fall into a line, you can say. I had nothing to do one day, and so I started. Novels probably satisfied my taste for narration. तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, तो मैंने लिखना शुरू किया, और लिखकर देखिए, there I am. Mukund says, talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly books of non-fiction, at least more than 20 of them.
तो कहते हैं आपकी वो बुक बहुत ज्यादा फेमस हो गई, ऑब्वियसली फेमस हो गई, मैंने 40 के अराउंड लिखी है बुक्स, ठीक है, नॉन फिक्शन में over 40, among them a seminal piece of work on semiotics, study of science. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he's a novelist. Does that bother you? तो लोग आपको novelist लेकिन डिस्क्राइब करते हैं, तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी बॉदर भी करता है, yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with the academic community. तो कहते हैं मैं अपने आप को प्रोफेसर ज्यादा मानता हूँ क्योंकि मैं स्कॉलरली मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, हाउ टू डेवलप स्टडीज, हाउ टू inculcate good things about studies in the children. So I don't consider myself just like a novelist. But okay, if they have read only the novels, I know by writing novels, I reach a larger audience, and I reach a larger audience, I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. तो कहते हैं कि obviously जो लोग जिस तरीके की मेरे राइटिंग्स पढ़ेंगे उसी तरीके का तो they will form an idea about me. If they are reading my novels more and more, तो मुझको novelist ही तो समझेंगे और क्या समझेंगे? They will think that I am a novelist because they are getting to read more and more of my novels. तो सेमियोटिक्स पे तो इतनी सारी किताबें नहीं लिख सकते और बोरिंग भी हो जाएंगी क्योंकि उसमें कुछ नैरेटिव, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ सस्पेंस, देयर इज नथिंग लाइक दैट. Mukul says, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn at one level. It also delves into metaphysics. ठीक है, study of science, metaphysics, ये हमारे यूनिवर्स कैसे बना है and all that. ब्लैक होल क्या है, ये सब मेटाफिजिक्स में आता है. तो theology and theology पढ़ते मछली हो, theology है, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? तो आपकी जो नॉवल है वो इन सब एरियाज को कवर करती है. वो डिटेक्टिव नॉवल भी है, वो मेटाफिजिक्स भी है, वो थियोलॉजी भी है, स्टडीज अबाउट सोशियोलॉजी, सोशल एस्पेक्ट्स आल्सो, medieval हिस्ट्री के बारे में भी बात करती है. तो क्या आप मानते हैं ऐसा है? नो. जर्नलिस्ट आर पजल एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, जो लोग पढ़ के समझ नहीं पाते हैं वो पजल होते हैं. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like different reading experiences. ठीक है, तो लोगों को ट्रैश आजकल पसंद है, कूड़ा करकट की फालतू की किताबें, सिंपल सी हो जिसमें अकल न लगानी पड़े. Consider there are 6 billion people on this planet. The Name of the Rose sold between 10 and 15 million copies. So in a way, I reached only a small percentage of readers. But it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it, but not all day. तो क्या कह रहे हैं कि in life everybody wants a change, everybody wants something different happening at certain point of time. So even my readers who are reading my books for quite long time, they will also like to adapt to certain different kinds of books. They would also like to read something different from me every time. So if I will write a book on semiotics all the time, if I will keep on writing essays all the time, then, or the children's books all the time, then these will not be appreciated. लोग पसंद नहीं करेंगे. Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history that? तो क्या ये medieval history के mention की वजह से success हुई है? That's possible, हो सकता है किसी को medieval history से connection मिला हो इसलिए ये popular ज्यादा हो गई. जैसे एंटी राय की The God of Small Things, उनको बुकर प्राइज मिला, इंडियन राइटर हैं. क्यों फेमस हो गई? क्योंकि वो सोसाइटी के लोअर क्लास के, मिडिल क्लास की जो प्रॉब्लम्स थी उसको उन्होंने स्टोरी के फॉर्म में हाईलाइट किया. द एक्सप्लॉयटेशन, हाउ द प्रॉब्लम्स अराइज, सो इट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर. That's possible, but let me tell you another story. Because I often tell stories like the Chinese wise man, my American publisher said, while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has ever seen a cathedral or studies Latin. तो वो सरप्राइज थी कि मैंने इतनी सारी कॉपीज कैसे सेल करी, बिकॉज आई वाज प्रेजेंटिंग समथिंग डिफरेंट.
So if novelty is there, if newness is there in something which you are producing, the way your certain thing is being presented, कोई क्लास है, बोरिंग है, उसमें कुछ नयापन आ जाएगा तो लोग इंटरेस्ट लेंगे. But in the end, it sold 2 to 3 million in the US. A lot of books have been written about the medieval past far before time. तो हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनको स्टोरी के फॉर्म में बताना will give interest. सीधे सीधे हिस्ट्री बुक के फॉर्म में, हिस्ट्री ज्योग्राफी के फॉर्म में, फिजिक्स के फॉर्म में बुक को डिस्क्राइब कर देना विदाउट एनी पिक्चर्स, विदाउट एनी स्टोरीज, विदाउट एनी कनेक्शन विद द पास्ट, ओनली इन द जस्ट लाइक फैक्ट्स, तो वो बोरिंग होंगे. लेकिन अगर उनको एक स्टोरी के फॉर्म में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करके प्रेजेंट किया जाएगा तो दे विल बी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली, इजंट इट? I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. I think I had written The Name of the Rose 10 years earlier, 10 years later. It wouldn't have been the same. Why it worked at the time is a mystery. तो कह रहे हैं किसी भी चीज की सक्सेस के लिए कि हो जाएगी, इसके लिए कुछ सेट आइडिया नहीं है. मैच में हमने जीत लिया, तो while I was playing I won. I had planned, but before the advent of the match, मैच के स्टार्ट होने से पहले मूवी के थिएटर्स में गई, मूवी के देखे जाने से पहले ही कैसे पता चल जाएगा इट विल बी अ हिट और द मैच विल बी वन? तो होने के बाद ही पता लगेगा ना. When all the processes on the field, when the storyline, the theme, the acting skills, the songs, everything of a movie are liked by the audience, then only it will be a conclusion. तो पहले से कैसे anybody would be deciding that this movie will surely be a hit or India will surely win the match? So that is a mystery always, and that will always remain a mystery. So what actually the writer here is trying to tell is that every aspect will not be told by the writer. और अगर उसका कोई आइडिया है इसकी सक्सेस के पीछे, मूवी के पीछे, मैच के पीछे, तो वो हर चीज बताएगा नहीं. स्ट्रेटजी जो बोर्ड रूम में बनाई जाएगी वो नहीं बताएगा. कोई भी कैप्टन, कोई भी विनर स्ट्रेटजी नहीं बताएगा. ये बताएगा कि हाँ जीत गए, आई एंजॉय, ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर थिंग. बट व्हाट वाज द एक्चुअल प्लानिंग बिहाइंड दैट, नोबडी कैन. तो इंटरव्यू जो है वो किसी की पर्सनल स्पेस को, प्राइवेसी को अटैक करते हैं, और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू जिसका हो रहा है वो कुछ सारे क्वेश्चंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है. जैसे Umberto Eco ने यहाँ पर जो मिस्ट्री वाले बता दिया कि ये मुझे नहीं मालूम, this is something a mystery and all that. So sometimes he is also trying to evade certain kinds of questions. वो भी इनसे बचना चाह रहे हैं, वो सक्सेस की स्टोरी पूरी नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि otherwise it would be copied. और they might be, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो छुपी हुई जिससे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट. समझे? So in this topic, the interview, the writer has talked about how interviews are dangerous, how interviews are personal attacks on the people. They are attacks on the privacy of the people, and but at the same time वो बहुत अच्छे मीडियम भी हैं. आप किसी भी चीज की सक्सेस के पीछे, फेलियर के पीछे इंटरव्यू में जान सकते हैं why India is not progressing, or why Indian team won the match, won the tournament, or so on and so forth. There can be plenty of examples. Or why Priyanka Chopra became a very good actor, why Deep Kapur is a successful actor. Having the interviews with Priyanka, we can see. So this is the interview. Was some more questions follow for the second part. Keep learning like this, and do like, subscribe, and share if you find it wonderful and good. Thank you very much. Bye.